हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क चैप्टर 8 लोकल गवर्नमेंट्स। तो हमारे यहाँ थ्री टायर सिस्टम देखने को मिलता है। जो गवर्नमेंट का ऊपर होती है नेशनल गवर्नमेंट, जिनको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। फिर आते हैं स्टेट गवर्नमेंट आती है, हमारे यहाँ 28 स्टेट्स है। ठीक है। और दिल्ली में जो है, दिल्ली में भी जो सीएम और लेजिस्लेचर होते हैं वहां पर भी। ठीक है। तो यहाँ पर जो होती है स्टेट गवर्नमेंट होती है, और फिर होती है क्या, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपैलिटीज होती हैं सिटीज में, है ना। और जो रूरल एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक डेमोक्रेसी में इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे हो, है ना, और स्टेट लेवल पे हो। हमारा देश तो इतना बड़ा है ना, लोकल लेवल की लोकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोकल लोग जानते हैं। इसलिए जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गांधी जी भी कहते थे कि जो है रूरल एरियाज में पंचायत को पावर देनी चाहिए। ठीक है, वो ग्राम स्वराज का उनका आइडिया था। ये भी ज़रूरी होता है कि लोकल लेवल में जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जो कि लोकल अफेयर्स के बारे में देखे, लोकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन चीज़ों के सॉल्यूशन निकाले। इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे क्या, लोकल गवर्नमेंट जो हमारे देश में है, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। ठीक है। तो इसमें और भी स्टडी करेंगे हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में, और इंडिपेंडेंट जो इनको पावर्स कहाँ से मिलती है, और इनको जो है संवैधानिक स्टेटस कैसे दिया गया, ये सारी चीजें। तो लोकल गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। जो लोकल बॉडीज है उनकी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, जिससे जिससे पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। मतलब इनके बारे में संविधान में लिख दिया गया। अब इनका होना कंपलसरी हो गया। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लोकल बॉडीज की, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज उनकी। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर जो है दो स्टोरी दी गई है। तो गीता राठौर जो है जमोनिया तालाब ग्राम पंचायत सिहोरा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो गीता राठौर यहाँ से बिलोंग करती हैं। ये सरपंच के तौर पर इलेक्ट हुई 1995 में। रिजर्व्ड सीट थी। पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी में ना रिजर्वेशन भी होता है विमेन्स के लिए, और वीकर सेक्शन जो मतलब जो एससी एसटी होते हैं उनके लिए भी होता है। ठीक है, रिजर्वेशन, ताकि इनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो। तो 2000 में क्या हुआ था, विलेज जो है, जो गांव के लोग थे उन्होंने उनको जो रिवॉर्ड किया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। उनको दोबारा से इलेक्ट किया। मतलब अगर कोई नेता अच्छा काम करता है ना, जनता को वो अच्छा लगता है, तो उसको दोबारा से वोट दे करके वो इलेक्ट करते हैं। तो इस बार जो है वो नॉन रिजर्व्ड सीट से जीती थी। पहले वो रिजर्व्ड सीट से जीती थी। ठीक है, तो वो एक हाउसवाइफ होने के बाद, फिर उसके बाद में गीता जो है एक लीडर के तौर पे निकल कर आई, जो कि जो है ना, मतलब एक दूरदृष्टि के साथ में निकल के आई वो। उन्होंने काम किया अपने गांव के लिए। तो इससे ना कलेक्टिव एनर्जी शो करी उन्होंने पंचायत की, सभी लोग साथ में आए और उन्होंने क्या किया, रिनोवेट करवाया वाटर टैंक। जो वाटर टैंक था उनके गाँव का, वहाँ पर स्कूल बिल्डिंग ठीक करवाई, और एक जो रोड बनवाई उन्होंने गाँव की। उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस और जो अत्याचार होता है विमेन के जो साथ में, तो उसको उसके अगेंस्ट फाइट किया। उन्होंने एनवायरनमेंट अवेयरनेस फैलाई, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, है ना, कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ लेकर के चले, और एनकरेज किया अफॉरेस्टेशन को। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ को काटना, अफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ लगाना। वाटर मैनेजमेंट करवाया विलेज में, है ना, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। अगर उसको प्रॉपर्ली हम मैनेज करें, और जुडिशियस यूज़ कहते हैं, आप उसका ढंग से इस्तेमाल करें, तो वो भी उन्होंने किया। तो पंचायती राज अपडेट बताया है। यहाँ पर एक गीता राठौर की हमने जो स्टोरी देखी, तो यहाँ पर एक और स्टोरी दी गई है विमेन अचीवर की। तो ये जो है पंचायत की सरपंच थी, ये ग्राम पंचायत की, वेंगई सवाल विलेज जो है तमिलनाडु के जो एक गांव की। ठीक है। 1997 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है 2 हेक्टेयर की जमीन जो है 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दी। तो ये जो लैंड था ना, ये किसके अंदर आता था, ये ग्राम पंचायत के अंदर आता था, है ना। और ग्राम पंचायत से फिर जो जो इंस्ट्रक्शन था हायर अथॉरिटीज का, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे कांचीपुरम के, उन्होंने बोला प्रेसिडेंट जो सरपंच है उनसे कहा ग्राम पंचायत के कि ये आप पास कर दो। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जमीन दी हुई है। ठीक है। तो उनको लैंड दिया है। तो इन्होंने क्या बोला सरपंच को, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे,
तो इन्होंने बोला सरपंच से कि भाई इस रेज़ोल्यूशन को पास कर दो तुम, ठीक है? तो जो ज़मीन दी गई है इन लोगों को दे दो। तो प्रेसिडेंट जो थे और ग्राम पंचायत थी उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेंगे। ये ज़मीन जो है किसके अंदर आती है? ग्राम पंचायत के अंदर आती है। तो कलेक्टर ने ऑर्डर इश्यू किया ज़मीन को मतलब एक्वायर करने का। ज़मीन को वो ले लेंगे, उन्होंने ऐसा ऑर्डर इश्यू कर दिया। तो ग्राम पंचायत ने ना क्या किया, ग्राम पंचायत ने डरे नहीं वो पॉलिटिकल जो ये सब थे, कलेक्टर वगैरह इन सब से भी डरे नहीं, ग्राम पंचायत ने रिट पिटीशन फाइल कर दी मद्रास हाई कोर्ट में। रिट जो होता है ऑर्डर होता है जो कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट देते हैं कि काम करने के लिए, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और 226 के तहत जो है आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है और जो सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू करते हैं आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। तो जो मद्रास हाई कोर्ट थे, तो सिंगल जज की बेंच थी। बेंच ऑफ हाई कोर्ट मतलब जैसे ना सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, हाई कोर्ट में होता है कि जो है बेंच बनाई जाती है। जैसे कि 3 जज की बेंच बना दी, 5 जज की बना दी, 7 जज की बना दी, ठीक है? फिर वो लोग डिसीजन देते हैं ऐसे। तो कलेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट इन्होंने फिर काम किया और उन्होंने बोला कि ज़मीन जो है नहीं ले सकते हैं। सॉरी इन्होंने मतलब जो जज थे ना उन्होंने क्या बोला जो अपहेल्ड कर दिया कलेक्टर का ऑर्डर को सही करार दे दिया और बोला कि पंचायत का कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं मतलब कि एक जज ने ये डिसीजन दिया, तो फिर क्या किया पंचायत ने ना अपील कर दिया डिवीज़न बेंच के पास में सिंगल जज के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो डिवीज़न बेंच ने जो रिज़र्व किया ऑर्डर को और फिर जज को जो जज थे तो बेंच वाले जो जजेस थे उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है ना तो सिर्फ ना तो वो पावर जो है पंचायत की उसका हनन तो कर ही रहे हैं, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है ना पंचायत का उसका भी हनन कर रहे हैं। मतलब एक बार पंचायत से पूछना तो चाहिए था कौन सी जमीन किस इंसान को दे रहे हो, है ना? इस तरीके से आप जो है पंचायत के अंदर की जमीन नहीं दे सकते। तो ये जो स्टोरी है ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये जो बताते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जो है लार्जर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद में लोकल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है 1993 1992 में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, संविधान में लिख दिया गया पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी के बारे में। उसके बाद से है और अच्छे से ये लोग काम करने लगे। ओके। लोकल गवर्नमेंट जो होती है तो गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, ठीक है? विलेज लेवल पे भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है। लोकल गवर्नमेंट जो होती है, इसमें ना बहुत ही क्लोज़ रहती है ये कॉमन पीपल के, आम जनता के बहुत ही क्लोज़ रहती है। अब ऐसा थोड़ी ना कि हर छोटी प्रॉब्लम के लिए आप प्राइम मिनिस्टर के पास में जाओगे या फिर जो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाओगे। ओके, वो लोग तो है जो नेशनल इश्यूज़ को देखते हैं, तो लोकल एरिया की प्रॉब्लम्स ये लोग सॉल्व करते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो होती है ये ना डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती है ऑर्डिनरी सिटीजन्स की, उसको देखते हैं। लोकल गवर्नमेंट मानते हैं कि लोकल नॉलेज होना चाहिए, लोकल इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग आएगी। ओके, तो इसमें क्या होता है पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, ठीक है? तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी देखने को मिलती है और जो है लोग छोटे-छोटे दौर से ना मतलब कि नीचे से एकदम लीडर्स निकल के आते हैं। ओके, तो लीडर्स भी निकल के आते हैं इससे और लोगों को अवेयरनेस भी होती है इससे, ठीक है? तो ज़रूरी होता है कि एफिशिएंट एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन हो, मतलब जनता के उनके फ़ेवर में हो सारे डिसीज़न मतलब कि जनता की भलाई के लिए हो, ओके? फ्रेंडली हो उनसे। ऐसा नहीं कि पता ही नहीं है क्या चल रहा है, गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है। तो एडवांटेज होता है लोकल गवर्नमेंट का ठीक है, फ़ायदा करती है ये जनता को। कन्वीनिएंट होता है जनता के लिए कि वो अप्रोच कर पाएँ लोकल गवर्नमेंट को मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, तो वहाँ पे तुरंत जाके लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं ना और क्विकली जो उनका सॉल्यूशन निकल सकता है, मिनिमम कॉस्ट के साथ में। बेसिकली सस्ते में अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा, यही है, ठीक है? तो स्टोरी देखी हमने गीता राठौर की और हमने नोटिस किया कि वो किस तरीके से जो है चेंजेज़ लेकर के आते हैं अपने गाँव में, प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं, है ना? तो एक सरपंच भी बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। इससे हमें देखने को मिलता है और कई सारे जो संसद टीवी है ना, उसमें ना गवर्नमेंट का चैनल है,
तो उसमें ना पंचायत के बारे में कई सारा दिया गया है। बहुत सारी वुमेन्स जो है सरपंच है, तो वो लोग किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, कई सारे पंचायत सब लोग मिलकर के क्या रिवर को फिर से जो रिजेनरेट करते हैं। कई रिवर जो होती हैं मिट जाती है वो, मतलब कि वो ना जो इनकी स्ट्रीम थी यहाँ पे पूरा मिट्टी-विट्टी पड़ गई, तो जो है यहाँ से आना ही बंद हो गया रिवर का। तो फिर से वो लोग लेकर के आते हैं रास्ता बना के, तो कई सारे काम करते हैं, सफाई करते हैं अपने विलेज में, लाइब्रेरी बनवाते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, रोड बनवाते हैं, है ना? तो जो हमने तमिलनाडु के विलेज में देखा, तो वहाँ पे जो ज़मीन का इश्यू था, तो वो भी डिसाइड करने का था, ठीक है? तो ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार नहीं छोड़े, वो कोर्ट में गए हैं ना? और फिर प्रेसिडेंट जो थे, सरपंच जो थी वो कोर्ट में गई, उन्होंने अपने अधिकार के लिए फाइट किया। लोकल गवर्नमेंट जो है इफेक्टिव होती है जनता की जो है लोकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। डेमोक्रेसी मीनिंगफुल तभी होगी जब पार्टिसिपेशन होगा। डेमोक्रेसी क्या है? आखिर में तो जनता का पार्टिसिपेशन ही होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी जब ही इफेक्टिव हो पाएगी जब पार्टिसिपेट करेंगे लोग उसमें, है ना? तभी तो कहलाएगी डेमोक्रेसी, वरना क्या ही है, फिर चाइना वाला रूल हो जाएगा, है ना? और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर कोई नेता गलत काम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। हालाँकि होता नहीं है लोकल लेवल पे, अगर देखें अपन तो, है ना? नेता तो अपने आप को जनता का नौकर कहते हैं। ऐसा नौकर तो हर कोई बनना चाहेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल मालिक की तरह रहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन हो और पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी हो। ठीक है, जनता का पार्टिसिपेशन हो और अकाउंटेबिलिटी भी हो। अगर उन्होंने कुछ कारनामा किया है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर फ्लड आती है बार-बार तो वो अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है? तो उनको एक्शन लेने चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेने चाहिए। आप लोग क्या करते हो? वोट देकर के क्या करते हैं? जो पुरानी गवर्नमेंट होती है उनको भगा देते हैं, नए लोगों को वोट दे देते हैं, है ना? क्योंकि अपन उनकी काम से परेशान हो जाते हैं। तो गीता राठौर की स्टोरी से हमें देखने को मिला कमिटेड पार्टिसिपेशन। पूरे गांव के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो सभी लोगों का साथ में होना जरूरी होता है, सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे। तमिलनाडु का जो वेंगा वासल जो विलेज था, यहाँ पे हमने देखा कि अपने अधिकारों के लिए उन्होंने जो अपनी जमीन के लिए जो है मिशन पे निकले और उन्हें अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाई, है ना? तो लोकल गवर्नमेंट में कॉमन सिटीजन इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन लेने में, है ना? जो ज़िंदगी से और जो मतलब उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, उन सारी चीज़ों को डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे डिसीजंस में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ओके? तो आपने सुना तो होगा म्युनिसिपैलिटी होती है ना? पंचायत होती है। पंचायत तो फिर भी थोड़ा लोकल लेवल लोग समझते हैं कि 5 पंच होते हैं और सरपंच होता है। पर म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन सब चीज़ों के बारे में डिफरेंस नहीं जानते होंगे, है ना? तो ज़रूरी होता है मतलब समझना इन सारी चीज़ों को। तो देन नेसेसरी है, ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी जो है उसमें ना परफ़ॉर्म करें सभी लोग लोकली, और जो पावर है ना जनता के हाथ में हो, लोकल लोगों के और उनके रिप्रेजेंटेटिव के। कॉमन पीपल जो है ज़्यादा फ़ैमिलियर होते हैं लोकल गवर्नमेंट से, ज़्यादा वो जानते हैं, ठीक है? अपने पेरेंट्स से पूछना आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में अपने जो सिटी में। ओके, बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, छोटी सिटीज़ होती है वहाँ पर म्युनिसिपैलिटी होती है। गाँव में होगी तो आपके जो है वहाँ पर आप पूछना जो पंचायत होती है, किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, है ना? तो कॉमन जो है लोकल गवर्नमेंट जो होती है, तो वो काम करते हैं नेशनल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट के बाद में। तो कॉमन पीपल जो होते हैं, वो स्टेट लेवल और नेशनल गवर्नमेंट तो नहीं, पर हाँ, अपने लोकल गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा जानते हैं और फ़ैमिलियर रहते हैं उन सारी चीज़ों से। तो वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं किससे? लोकल गवर्नमेंट के से रिलेटेड। अगर वो ढंग से काम नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर फिर लोकल गवर्नमेंट को भी सबक सिखाते हैं, है ना? क्योंकि अगर वो लोग ढंग से काम नहीं करेंगे तो डे टू डे लाइफ तो जनता की अफेक्ट होगी ना। अब बताओ नाली जो है साफ नहीं हो रही है, खराब है पूरी, है ना? तो मच्छर पनपेंगे वहाँ पर, कचरा नहीं उठ रहा है, ये किसका काम होता है? नगर निगम का होता है, सुना होगा आपने, है ना? तो प्रॉपर जो है जो प्रॉपर वहाँ पर क्लीनिंग नहीं हो रही है, रोड गंदी है, सारी कचरा फैला हुआ है। तो ये सारा साफ-सफाई करना ज़रूरी होता है, वरना बीमारियाँ फैलेंगी तो ज़िंदगी तो लोगों की खराब होती है इससे। तो स्ट्रेंथन करना ज़रूरी होता है, जो गवर्नमेंट होती है ना, लोकल गवर्नमेंट जो होती है, अगर वो स्ट्रेंथन होती है, वो मज़बूत होती है, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी मज़बूत होता है हमारे देश का, है ना? लोकल गवर्नमेंट का ग्रोथ कैसे हुआ तो हम डिस्कस करेंगे। लोकल गवर्नमेंट जो थी, वो ग्रो हुई इंडिया में, क्या हमारा संविधान कहता है, ये सारी चीज़ें भी। अच्छा, अब संविधान का बताते हैं आपको, ठीक है? 24th अप्रैल जो है
नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। 2010 से मनाना शुरू किया गया ये। ओके, 24 अप्रैल। तो पंचायत हो गई और यहाँ पर हो गई म्युनिसिपैलिटी, है ना? तो आर्टिकल 40 में ना डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी जो है उसमें पंचायत के बारे में दिया हुआ है कि पंचायत को प्रमोट करना है। डीपीएसपी क्या होते हैं? डीपीएसपी जो होती है, डायरेक्टिव्स दिए गए हैं गवर्नमेंट को कि इस दिशा में आपको काम करना है और इतने अच्छे से आपको काम करना है, मतलब जनता की वेलफेयर के लिए काम करना है, सोसाइटी को सुधारना है ना? तो ये जो है डायरेक्टिव्स दिए गए हैं गवर्नमेंट को। पार्ट 4 में आते हैं ये, ठीक है? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। और फंडामेंटल राइट याद होगा आपको। फंडामेंटल राइट जो होते हैं, फंडामेंटल राइट किस में आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है? तो पंचायत हो गई और म्युनिसिपैलिटी। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, पंचायत को ऐड किया गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया गया 1992 में, ठीक है? संविधान में चेंजेस किए गए। पार्ट ना जो है, इसमें पार्ट 9 ऐड किया गया, ओके? और यहाँ पर पार्ट जो है 9A ऐड किया गया म्युनिसिपैलिटी में। आर्टिकल जो है 243 से लेकर के 243 ओ तक, और म्युनिसिपैलिटी का आर्टिकल 243 पी से लेकर के 243 जेड एच तक, सॉरी जेड जी तक, एच नहीं है, 243 जेड जी, ठीक है? तो इसको ऐड किया गया संविधान में। और ये जो है 11th शेड्यूल में है और ये जो है 12th शेड्यूल में दिया गया म्युनिसिपैलिटी के बारे में। ओके, तो ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ना? तो जो है बिलीफ ऐसा माना जाता है कि सेल्फ गवर्निंग विजिल विलेज कम्युनिटी हुआ करती थी पहले के टाइम पर। अगर जब अपनी जो हिस्ट्री की बात करें अपन, तो सभाज हुआ करती थी और समितिज हुआ करती थी, विलेज असेंबलीज, ठीक है? तो जो बहुत ही पुराने टाइम की बता रहे हैं, एंशिएंट इंडिया की, तो उस टाइम पर तो जो विलेजेस थे, विलेज बॉडीज थी, यहाँ पर जो है फिर पंचायत का शेप ले लिया इन्होंने, जिसमें 5 लोग होते हैं। तो पंचायत जो है वो इश्यूज देखते थे विलेज लेवल पे, जो भी प्रॉब्लम होती थी वो सॉल्व करते थे। उनका जो रोल होता था, फंक्शन होता था, चेंज होता गया टाइम टू टाइम, है ना? फिर मॉडर्न टाइम्स में देखें तो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हुआ करती थी, ठीक है? तो 1882 के बाद में क्रिएट की गई। तो लोकल इलेक्टेड की गई, मतलब जो इलेक्टेड लोग लोकल गवर्नमेंट में बैठे 1882 के बाद में। लॉर्ड रिपन, जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ओके? तो ये वॉइसरॉय थे उस टाइम पर। वॉइसरॉय को बाद में गवर्नर जनरल कहने लगे थे। ये ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही थी, जब हमारा देश जो था ब्रिटिश रूल के अंडर था। तो ना इनिशिएटिव लिया, ये थोड़े अच्छे वॉइसरॉय थे, बाकी सारे तो मतलब क्या ही बोले, खराब टाइप के थे। जनता को कीड़ा-मकोड़ा की तरह समझते थे वो लोग, बहुत ही अत्याचार करते थे इंडिया के ऊपर, जो इंडिया के लोग थे उनके ऊपर, कॉलोनीज़ में। इन्होंने थोड़ा, मतलब थोड़े होंगे ये अच्छे, तो इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के बारे में सोचा, है ना? तो लोकल बोर्ड क्रिएट किए गए थे, पर बहुत ही स्लो प्रोग्रेस थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा, उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है? तो गवर्नमेंट से बोला कि भई आप स्टेप लो ताकि लोकल गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं उनको ज़्यादा इफेक्टिव बना सको। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1919 का। देख रहे हो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखा। पहले ना 1857 के रिवॉल्ट के पहले जो क्या बोलते थे, इंडियन काउंसिल एक्ट और ऐसा-ऐसा शब्द यूज़ करते थे। 1857 के बाद में ये लोग समझ गए थे कि भई इनको फ़ील कराना पड़ेगा कि हम इन लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ऐसा सोचने लगे थे, ताकि जो जनता दोबारा से लड़ाई ना करे ब्रिटिशर्स से। तो ये लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहने लगे थे चीज़ों को। तो विलेज पंचायत जो थी उनको एस्टैब्लिश किया गया कई सारे प्रोविंसेस में, स्टेट्स में मतलब, और जो है ये कंटिन्यू रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक। जब इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो उस टाइम पर महात्मा गांधी ने बोला कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन करो आप इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर का। मतलब कि पावर जो है डिवाइड कर दो, जो छोटे-छोटे लेवल पे है ना, यहाँ पे सारी पावर नहीं रखो नेशनल लेवल पे। और स्ट्रेंथन करो, मजबूत करो जो विलेज पंचायत है ना, और वो इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब कि पंचायत को आप बेसिकली क्या पावर दे दो।
ताकि वो डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जितने भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैं, लोकल इन्वॉल्वमेंट हो उसका, मतलब कि जनता का पार्टिसिपेशन हो उसमें, ताकि वो सक्सेसफुल हो सके। जो भी डेवलपमेंट का काम है अगर लोकल गवर्नमेंट करेंगी तो वो सक्सेसफुल हो पाएगा, है ना? पर आपको लगता है कि उस टाइम पर जो 1947 का भारत था, जब आज़ाद हुए थे हम, उस टाइम पर कास्ट जो इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा थी? उस टाइम पर अगर आप पंचायत को पावर देते, तो क्या वो सभी लोगों के साथ में इक्वल व्यवहार करते, ठीक है? इक्वल जो समानता के साथ में न्याय करते क्या? नहीं करते। इसलिए उस टाइम पर जो है, इतना जो फ़ोकस नहीं दिया गया हमारे देश में कि पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी जो उन सबको इतना पावर वग़ैरह दो। ठीक है, पंचायत की बेसिकली बात हो रही थी, गांधी जी के कहने पर भी, पर नहीं दिया गया, है ना? क्योंकि हमें अपने देश का भी लेकर के चलना है। आज के टाइम पर भी कास्ट इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, भेदभाव होता है। उस टाइम पर तो कितना ज़्यादा होता है ना? गाँव में अभी भी देख लो, हरियाणा में देख लो, वहाँ पर खाप पंचायत एक्सिस्ट करती, कितना ज़्यादा वहाँ पे जो है भेदभाव होता है, ओके? तो पंचायत जो है वो इंस्ट्रूमेंट की तरह है डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो ये 2 कीवर्ड्स हैं, अगर आप आंसर्स लिखोगे ना उसमें यूज़ करना है ये। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में क्या? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती है। हमारा नेशनल मूवमेंट चला, ठीक है, हमें आज़ादी मिली, तो उस टाइम पर जो है कंसंट्रेशन ऑफ पावर रहा इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल सिटिंग एट द दिल्ली। तो उस टाइम पर ना क्या होता था, गवर्नर जनरल के पास में सारी पावर्स हुआ करती थी, जो कि दिल्ली पे बैठा करता था। हमारे लीडर्स जो थे, जो आज़ादी के लिए फाइट कर रहे थे, तो उनके लिए ना आज़ादी ना एक अश्योरेंस के तौर पर भी थी कि वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होगा डिसीजन मेकिंग का, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का। तो हमारे लीडर्स ने सोच लिया था कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा डिसीजन मेकिंग का, सभी लोग मिल-जुल के काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ना महात्मा गांधी का दिया गया है कि इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी का मतलब होगा इंडिपेंडेंस होना, जो पूरे भारत आज़ाद होना। और इंडिपेंडेंस कहाँ से शुरू होगा? एकदम लोकल लेवल से शुरू होगा। हर एक गाँव जो है वो रिपब्लिक बनेगा। रिपब्लिक मतलब कि जनता के द्वारा चुना गया, सॉरी। तो ये जो है हर एक गाँव जो होगा वो सेल्फ सस्टेन होगा और अपने अफेयर्स को, अपने जो काम-काज है उसको ढंग से मैनेज कर पाएँगे। तो बेसिकली गाँव को मजबूत करने की बात कर रहे हैं ये, ठीक है? तो जो है क्या, बहुत सारे विलेज थे हमारे यहाँ जो है, जो मतलब हमारे देश में। तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा हमें रिपब्लिक बनानी है तो, और उनको सेल्फ सस्टेन करना है। तो लाइफ विल बी पिरामिड विद एपिक सस्टेन्ड बाय द बॉटम। तो पिरामिड की तरह इन्होंने कंपेयर किया है, बॉटम की वजह से सस्टेन कर रहा है ऊपर का जो भी है, ठीक है? तो बॉटम में क्या आ जाते हैं, विलेजेस आ जाते हैं, गाँव हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है पंचायत है, ओके? और नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होगी। तो महात्मा गांधी ना पंचायत को पावर्स देने की बात करते थे पहले बहुत, है ना? व्हेन जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया, तो सब्जेक्ट जो था लोकल गवर्नमेंट का किसको दिया गया? स्टेट को। हमने आपको बताया था, जो 7th शेड्यूल है हमारे संविधान का, 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में दिया गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सब्जेक्ट। तो इसमें लिखा गया है कि डीपीएसपी जो है ना, उसमें भी एक पॉलिसी डायरेक्टिव्स, जो भी हमने आपको बताया कि सारे जो है पॉलिसी डायरेक्टिव्स दिए गए हैं पूरी गवर्नमेंट को देश में। तो डीपीएसपी का भी ज़िक्र हमने आपको बताया था। आर्टिकल 40 जो है ये प्रमोशन ऑफ पंचायत की बात करते हैं, विलेज पंचायत क्रिएट करने की। तो चैप्टर 2 में जो है डीपीएसपी के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, तो आप देख सकते हो लेक्चर में, है ना? तो ये प्रोविजंस है संविधान में, नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कि इनको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं बोल सकते कि भाई ये तो जो है कोर्ट को, कि ये जो है हमारे जो है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही गवर्नमेंट, ठीक है? अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो, है ना? पर डीपीएसपी के साथ में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी जो है ऐसा नहीं, जुडिशियबल नहीं है ये, ठीक है? जस्टिसेबल, सॉरी। तो ये जो है एडवाइजरी नेचर की है, मतलब कि गवर्नमेंट को एक दिशा दिखाई गई है कि आप इस दिशा में काम करो। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 39 का डी कहता है, डीपीएसपी का है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन करना चाहिए। मतलब समान जो पेमेंट मिलनी चाहिए समान काम के लिए, एक आदमी और औरत को। आज भी जो है भेदभाव होता है इसमें, ठीक है?
आर्टिकल 47 में बोला गया है कि जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स होते हैं, जो भी गलत चीज़ें होती हैं, ड्रिंक्स होती हैं, उनको बैन कर दिया जाए। ठीक है? तो कई सारे आर्टिकल 50 जो बोला गया है उसमें सेपरेशन बोला गया एग्ज़ीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर सॉरी एग्ज़ीक्यूटिव एंड जुडिशरी का। मतलब कि जुडिशरी अपने काम करे और एग्ज़ीक्यूटिव अपना काम करे। तो ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। अगर इनका वॉयलेशन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते डायरेक्टली। ओके? तो ऐसा समझा गया कि लोकल गवर्नमेंट जो है ना, इंक्लूडिंग पंचायत जो है, उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं गई संविधान में उस टाइम पर, जब संविधान बनाया गया था। तो डू यू नो व्हाई दिस हैपेंड? आपको क्या पता है कि ऐसा क्यों हुआ? कुछ रीज़न्स थे उसके। क्योंकि ना फर्स्टली तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, पार्टीशन हुआ था, है ना? बहुत ही ज़्यादा एक तो इतना ज़्यादा वॉयलेंस हुआ था, लोग एक-दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, है ना? और हमारा देश गरीबी में भी जूझ रहा था बहुत ज़्यादा, है ना? और इसकी वज़ह से क्या हुआ था, यूनिटरी इंक्लिनेशन देखने को मिला संविधान में। पार्टीशन की वज़ह से जो संविधान बनाने वाले वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से हमारे देश में ऐसी कोई भावना आए, ठीक है? अलगाववाद हुए, मतलब कि अलग होने की कोई भावना आए। पहले ही रिलीजन के नाम पे देश बँट चुका था, है ना? और दंगे-फ़साद, लड़ाई-झगड़े बहुत हुए थे। इसलिए दोबारा से हमारे देश में ऐसा कुछ ना हो, तो ये भी डर था। इसलिए हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई। तो नेहरू जी जो थे, उन्होंने क्या किया, एक्सट्रीम जो लोकलिज़्म है, उसको थ्रेट समझा यूनिटी है। मतलब आप ज़्यादा लोकल-लोकल करोगे ना, लोकल लोगों को पावर दोगे, पता चला वो भी फिर लड़ने-भिड़ने पे तैयार हो गए, बोले कि हमको अलग देश बनना है, फिर क्या कर लोगे, है ना? तो यूनिटी पे फोकस दिया गया और इंटीग्रेशन जो हमारे देश का है उसको लेकर के चलेंगे हम, ना कि एक्सट्रीम लोकलिज्म, ठीक है? सेकंड चीज़ थी कि पावरफुल वॉइस थी कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी ना जिसमें हमारा संविधान बनाया जा रहा था, उसके जो है जो कि हेड थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है? जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं बी आर अम्बेडकर जी को कहते हैं। ठीक है? तो इनको लग रहा था कि भई बहुत ही ज़्यादा ना हमारे यहाँ जो है बटी हुई है सोसाइटी, कास्ट के नाम पे तो लोग ना इतना भेदभाव करते हैं, क्या ही बोलें। आज भी आप देख सकते हो रूरल एरियाज़ में, सिटीज़ में भी रहता है कास्ट के नाम पर। अब सिटीज़ में तो कम हो गया है, पर लोकल लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है? गाँव में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप जो ये एक ना लोकल गवर्नमेंट और नो जो अगर इन सब चीज़ों इन जो है ना हमारे यहाँ जो है ये क्या थी कुरीति थी ये, एविल थी ये हमारे सोसाइटी में, है ना? इन सारी चीज़ें कास्ट ये इनइक्वालिटीज़, जेंडर इनइक्वालिटी। तो अगर हम लोकल गवर्नमेंट को पावर दे भी देते ना जो नोबल पर्पस था लोकल गवर्नमेंट का रूरल लेवल पे वो तो खत्म ही हो जाता। वो हार जाता क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स थी। जब आप जो है इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपकी वैल्यूज़ अच्छी हो, ठीक है? आप सही दिशा में काम करने लगो तब पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ भाई सही दिशा में चल रहा है बच्चा, है ना? वरना क्या होगा, वरना वो भी आपकी चिंता करेंगे और परेशानी होगी, है ना? तो ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट को तभी पावर दे सकते हैं जब वहाँ पे लोकल लेवल पे थोड़ी जो है कास्ट इनइक्वालिटी ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएँ, है ना? सब लोग इक्वली रहें, तब तक गवर्नमेंट काम करेगी नेशनल लेवल पे। ओके। तो कोई भी जो है ये डिनाय नहीं कर रहा था कि ज़रूरी है जनता का पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट में, प्लानिंग में। पर कई सारे मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो चाहते थे कि विलेज पंचायत जो हो बेसिस हो डेमोक्रेसी का, ठीक है? इनको जो हमारे देश में डेमोक्रेसी है उसमें आप विलेज पंचायत को पावर दे सकते हो, ठीक है? गाँव में जो है आप पावर दे सकते हो। पर जो फैक्शनलिज़्म था और जो कई सारी इल्स प्रेज़ेंट थी ना मतलब बुराई जो हमारे जो गाँव में बसी हुई थी, उनका क्या करते आप, है ना? जेंडर इनइक्वालिटी और कास्ट इनइक्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा भरी पड़ी थी। ओके, तो इन चीज़ों को भी देख कर के चलना है ना, सारे पहलुओं पे नज़र डालोगे तभी आप ढंग से काम कर पाओगे। लोकल गवर्नमेंट जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में अब देश आज़ाद हो गया था तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया लोकल गवर्नमेंट को 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। उससे पहले जो है डायरेक्शन दिया गया था बस डेवलप करने के लिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, तो फर्स्ट जो पहले हमको देखने को मिला कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया जिसमें जनता का पार्टिसिपेशन जो है प्रमोट किया गया लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है? इसका बैकग्राउंड था कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम लाया गया लोकल गवर्नमेंट में और रिकमेंड किया गया रूरल एरियाज़ में।
3 टायर की पंचायत होती है। कुछ स्टेट जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र थे, इन्होंने तो उसी टाइम पर अडॉप्ट कर ली थी, जो लोकल गवर्नमेंट है 1960s में। पर कई सारे स्टेट थे, वहाँ पर लोकल बॉडीज़ जो है उतना इनको पावर नहीं दी गई। अब स्टेट को भी तो अपनी पावर छोड़नी पड़ेगी ना, पावर तो कोई नहीं छोड़ता है ना? तो यहाँ पर पावर और फंक्शन उतने दिए नहीं गए लोकल डेवलपमेंट के लिए इनको, लोकल गवर्नमेंट को। तो ये जो थे, जो डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थे, पैसे-वैसे के लिए भी। मतलब कि इसके पास में इनके पास में फंड नहीं था। आपके पास में पैसे होंगे, फंड होगा तभी ना आप काम करोगे। हर एक चीज़ कुछ भी करना है तो उसके लिए पैसे ज़रूरी है, ठीक है? डेवलपमेंट करना है, पैसे ज़रूरी है। तो पैसे कहाँ से आएँगे? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या स्टेट गवर्नमेंट देगी? पर ये लोग दे ही नहीं रहे, तो क्या मतलब लोकल गवर्नमेंट का? इनके इलेक्शन तक तो कंडक्ट करवाए नहीं जाते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के बाद में थोड़ा कंपल्सरी लगा, भई हाँ, अब इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ेगा, काम-काज देना पड़ेगा। कई सारे स्टेट्स थे उन वो तो इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिए कि इलेक्टेड बॉडी होना ज़रूरी है, ठीक है? उनको लगा क्या ही करना है इनका, है ना? क्यों ही रखना है ये बॉडीज़ वगैरह। ऐसे भी इंस्टेंसेस देखने को मिले कि लोकल बॉडीज़ जो हैं, उनको डिसॉल्व कर देते थे, भई खत्म करो। बनाई थी उनको खत्म कर दिया और लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी पावर जो है गवर्नमेंट ऑफिसर को दे दी, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जो होते हैं ना उनको पावर दे दी। कई स्टेट ने तो ऐसा क्या ही करना है लोकल गवर्नमेंट रख के, है ना? सारी पावर दे दी किसको? जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। कई सारे स्टेट थे उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट करवाए, है ना? अब अलग-अलग चल रहे हैं। सब अपनी-अपनी मनमानी करते हैं अपने देश में, है ना? जैसे आप लोग भी कभी-कभी सुनते नहीं हो ना अपने पेरेंट्स की, अपनी मनमानी करने लगते हो। वैसे ये जो है स्टेट्स भी ऐसा ही है, अपनी-अपनी मनमानी करते हैं सारे स्टेट। तो कई सारे स्टेट जो थे इलेक्शंस जो थे लोकल बॉडीज में वो पोस्टपोन करते थे टाइम टू मतलब इलेक्शन कंडक्ट करवानी नहीं है, ठीक है? रखी रहने दो लोकल बॉडीज नाम की बनी हुई है, इनके इलेक्शन कौन नहीं कंडक्ट करवाए, है ना? तो वैसा भी सीन देखने को मिला। 1987 में जो है जो फंक्शनिंग थी उसको रिव्यू किया गया भई कैसा काम-काज चल रहा है लोकल गवर्नमेंट का, तो कई सारी खामियाँ देखने को मिली। 1989 में पीके ठंगन कमिटी आई। अब देखो गवर्नमेंट को ना आपको लगता है ये जो नेता लोग हैं इतने समझदार होंगे कि अच्छे-अच्छे काम करें, है ना? डिसीजन लें, ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं कमिटी सेटअप करते हैं। कमिटी और कमीशन, कमिटी जो होती है ये जो होती है इलेक्टेड लोग होते हैं और कमीशन में जो होते हैं अपॉइंटेड लोग होते हैं। काम इनका सेम ही होता है, ठीक है? गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना। कोई जैसे कोई इश्यू है तो उसके ऊपर इन्होंने 10-15 लोग हैं बिठा दिए, ठीक है? गवर्नमेंट के जो लोग बैठा दिए और ऑफिसर्स हैं जो आईएएस वगैरह उन सबको बिठा दिया। भई काम-काज करो आप लोग मिलके डिसाइड करो कि ऐसा-ऐसा मतलब सलाह लेने के लिए ताकि ढंग से काम हो सकते। तो कमिटी बिठाई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन दे सकते हैं क्या लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को? मतलब कि संविधान में लिख दें इनके बारे में। एक इम्पोर्टेंट नाम है एलएम सिंघवी, ठीक है? एलेन सिंघवी जो है, इनका जो नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि भाई जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो दिया गया ताकि जो है पीरियोडिक इलेक्शन भी होने चाहिए। अभी देखा ना इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं करवाते थे, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होना चाहिए, है ना? और उनके फंक्शंस लिख दिए गए, उनके फंड जो पैसे वगैरह कैसे आएँगे ये सब भी रिकमेंड किया इन्होंने। ठीक है, तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने 2 संविधान में चेंजेस किए, संशोधन किए, संशोधन संशोधन, ठीक है? तो ये जो थे अमेंडमेंट ने क्या किया और ज़्यादा मजबूत कर दिया लोकल गवर्नमेंट को और जो एलिमेंट था ना यूनिफॉर्मिटी जो स्ट्रक्चर में था, उसको भी देखा और जो फंक्शनिंग वगैरह है कंट्री में, है ना? मतलब ढंग से काम-काज हो सके लोकल गवर्नमेंट का यही था। यहाँ पर ना ब्राज़ील का एक एग्ज़ाम्पल दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान था ब्राज़ील का, ब्राज़ील पता है ना साउथ अमेरिका में आता है, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका, यूएस पता है ना? अब मैप खोल के देख लेना एक बार। तो ब्राज़ील कहाँ है? ब्राज़ील में ही अमेज़न जो फ़ॉरेस्ट है, अमेज़न रिवर है, ठीक है? अमेज़न तो पता ही होगा आप लोगों को। अब अमेज़न नाम कहाँ से लिया है उन्होंने ये भी देख लेना, ठीक है? तो ये यहाँ पर ना स्टेट्स क्रिएट किए गए, फेडरल डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए और म्युनिसिपल काउंसिल्स क्रिएट की गई। हर ना हर जो इंडिपेंडेंट पावर दी गई है सबको, स्टेट को और म्युनिसिपल काउंसिल को, डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है? तो जो रिपब्लिक थे वो इंटरफेयर ना करें स्टेट के कामकाज में एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान ने बताया हुआ है, इस एरिया में आप इंटरफेयर कर सकते हो, बाकी आप इंटरफेयर मत करो स्टेट के काम पे। स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा म्युनिसिपल काउंसिल के काम पे, है ना?
तो प्रोविजंस दिए गए ताकि प्रोटेक्ट कर सकें लोकल गवर्नमेंट की पावर्स को। अब ब्राज़ील का केस तो देख लिया हमने, किस तरीके से वो लोग संविधान के प्रोविज़न के थ्रू संविधान में लिखा हुआ है ना कि भई आपको ये सब काम करना है, इससे बाहर जाके काम नहीं करना है, ठीक है? वैसे ही हमारे देश में भी संविधान में चेंज करके लाया गया। 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए, जो पार्लियामेंट में पास किए गए और 73rd अमेंडमेंट जो है, उससे रूरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है? और म्युनिसिपैलिटी 74th में म्युनिसिपैलिटी क्रिएट की गई, नगर पालिकाज़ भी। म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोलो, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी सिटीज़ में होती है, म्युनिसिपैलिटी छोटी सिटी में होती है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये फ़ोर्स में आया 1993 में। तो हमने देखा किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट जो है स्टेट सब्जेक्ट में आती है ना? तो स्टेट के पास में पावर है भई कि ये स्टेट जो है इनके लिए कानून बनाएँगे, इनको पावर्स देंगे, ठीक है? बट ज जब से हमारे संविधान में लिख दिया गया, अमेंड कर दिया गया, अब स्टेट को अपने कानून चेंज करने पड़ गए लोकल बॉडीज़ के प्रति। अब जो है इनको एक जैसा लाना पड़ा, संविधान के हिसाब से इनको काम करना पड़ेगा अब, है ना? तो 1 साल दिया गया इनको, भई आप लोग चेंजेस कर लो, जो स्टेट के कानून हैं पहले से बने हुए, पहले के कानून उतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं थे लोकल गवर्नमेंट को। तो इनको बोला भई अब जो है आप चेंजेस करो और जो है लोकल गवर्नमेंट को थोड़ी इम्पोर्टेंस दो, इनको भी थोड़ी पावर्स दे दो, है ना? 1 साल दिया गया, भई आप लोग सब ठीक कर लो। फिर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट को फ़ोर्स में ला दिया गया। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में पढ़े, फिर पढ़ेंगे पंचायत के बारे में, ठीक है? और फिर पढ़ेंगे म्युनिसिपैलिटी के बारे में और फिर थोड़ा-थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर चैप्टर खत्म, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको वीडियो कैसा लगता है? आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको एक ही लेक्चर में सारे किस पूरा चैप्टर एक्सप्लेन चाहिए तो मैं वैसा ही बना दूँगी, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखना हाँ?